अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे और आज आपके लिए हम एक नई वीडियो लाए हैं जिसका नाम है स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम इस वीडियो में एक मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल का और उसके बाद हम बुक से भी इसकी लाइनों को पढ़ेंगे ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट, आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। यहाँ पे कुछ बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसकी लिमिटेशन है, इसको आपके लिए दोहराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल जो था, स्क्रोडिंगर ने बोहर एटॉमिक मॉडल को एक स्टेप फॉरवर्ड करके यानी उसी को क्या किया जी, उसी को आगे लेकर गए और उसमें थोड़ी सी बदलाव की है। तो सबसे पहले अगर हम लिमिटेशन में बात करें तो बोहर एटॉमिक मॉडल को जो था वो जीमन इफेक्ट को यानी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद इट्स आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद वो स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। यानी बोहर एटॉमिक मॉडल जब वहाँ पे लाइन बनी थी, एटम में क्या बनी थी जी, लाइन स्पेक्ट्रम बनी थी। लेकिन जब मैग्नेट को उन जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनके करीब किया गया तो वो लाइंस फर्दर लाइनों में तकसीम हो गई, यानी एक लाइन से बहुत सारी दो फर्दर लाइनें बन गई। इसी तरीके से स्टार्क इफेक्ट को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टार्क इफेक्ट क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बना था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बना था, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब उनको रखा गया तो वो लाइन भी एक से ज़्यादा लाइन में तकसीम हो गई। तो ये दोनों चीज़ बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद अगर हम गलती लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो इट डिविएट द हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर के मॉडल ने मोमेंटम का भी एक फार्मूला बनाया था, ठीक है जी। मोमेंटम के फार्मूले के ज़रिए हम बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने बताया था कि एक तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम के चारों तरफ हरकत करते रहते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में हरकत करते हैं, यानी उसने लोकेशन भी इलेक्ट्रॉन्स की बता दी थी और साथ साथ उसने मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम या इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम भी बता दी थी। लेकिन हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम को एक्सप्लेन कर पाए, यानी उसमें अनसर्टेनिटी होगी, यानी उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, बदलाव लाजमी होगा। कोई भी बंदा ही नहीं है, कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है, बल्कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को और उसकी मोमेंटम को हम एग्जैक्टली 100% करेक्टली हम मालूम कर सकें। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या कर रहा था, हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिविएट कर रहा था, यानी उसको फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है जी, ये तो लिमिटेशन थी किसकी जी, बोहर एटॉमिक मॉडल की। अब चलते हैं, ये आपने जहन में रखनी है क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं एरविन स्क्रोडिंगर के बारे में। In 1926, he further explained the nature of electron in an atom by stating that the exact location of electron cannot be stated. 1926 में स्क्रोडिंगर ने एक क्या दिया जी, उसने एक बात कही, उसने एक एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में
उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम मालूम नहीं कर सकते। Therefore, it is more accurate to view the electron in a region called electron cloud। लेकिन हम इतना मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ख़ास जगह में होंगे, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी, यानी उस जगह में इलेक्ट्रॉन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी। और उसने उस जगह को क्या कहा, उसने उस जगह को कहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉन का बादल। उसने उस जगह को कहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर प्लेसेस वेयर द इलेक्ट्रॉन आर लाइकली टू बी फाउंड। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि एरविन स्क्रोडिंगर ने ये बात कह दी कि एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, पोजीशन को हम मालूम नहीं कर सकते, अलबत्ता हम क्या कर सकते हैं, हम एक इलाके के अंदर, एक एरिया के अंदर, एक जगह के अंदर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन 90% यहाँ पे पाए जाते हैं, एक एरिया के अंदर हम उस एरिया का बता सकते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की लोकेशन नहीं बता सकते। एक प्लेस बता सकते हैं, एक जगह बता सकते हैं। एटम की कोई ख़ास जगह होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रहने के इम्कान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और उस स्क्रोडिंगर ने उस इलाके का नाम रखा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, यानी इलेक्ट्रॉन के बादल। उस जगह को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रहने के इम्कान बहुत ज़्यादा थे, उसको उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम दिया। ठीक है जी। अब क्या है जी, द इलेक्ट्रॉन आर लाइकली टू बी फाउंड डिड एक्सटेंसिव वर्क ऑन द वेव फार्मूला, जिसको कहते हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे एरविन स्क्रोडिंगर ने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई जिसको हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते हैं, और मैं आपको वो बताऊंगा आगे। अच्छा जी, फिर इन्होंने क्या किया जी, एक इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी इस पे जीता। अब मैं आपको, यानी अब इसको ज़रा कंक्लूड करते हैं कि एरविन स्क्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन यानी एटम के अंदर एक ख़ास जगहों जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रहने के इम्कान ज़्यादा थे, उसको कैसे मालूम किया। वो उसने एक इक्वेशन बनाई जिसको हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं। उस इक्वेशन की एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी, एक मैथ की इक्वेशन थी, जिसमें उसने वैल्यू पुट किए, और वैल्यू पुट करने के बाद उसने मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए हम सबको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के रहने के जो चांसेस हैं वो इन इलाकों में ज़्यादा हो सकते हैं, जिस पे उन्होंने क्या किया जी, नोबेल प्राइज़ भी जीता। अब वो इक्वेशन कौन सा था, वो इक्वेशन मैं आपके सामने यहाँ पे ले आया हूँ। वो इक्वेशन ये था। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये H है, जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कह सकते हैं। ठीक है जी। जैसे हमारे मैथ के अंदर प्लस माइनस ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ये मैथ का एक टर्म है, लेकिन ये H जो है वो इसी तरह का एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक है जी। लेकिन इसके ऊपर जो आप ये कैप्स ही देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पार्शियल। एक होता है डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन हम इसको कहते हैं पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, यानी इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का हम क्या करेंगे, पार्शियल क्या करेंगे जी, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये जो है ये इसको हम फाई कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम फाई कहते हैं, और ये इक्वल है E इज इक्वल टू फाई। ठीक है जी, ये एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी समझना पड़ेगी कि
इससे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी ब्रॉगले, और डी ब्रॉगले ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके साथ क्या करता है जी, एक वेव एसोसिएट होती है। इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन आगे आगे चलता है तो पीछे एक उसके साथ वेव भी बनती है। तो उस वेव का जो वेवलेंथ है, ठीक है जी, उस वेव का जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, उस वेव का क्या होता है जी, आपको पता है एक क्रिस्ट होता है, यानी उसके नॉर्मल पोजीशन से उसके क्रिस्ट तक फासला या उसके नॉर्मल पोजीशन से ट्रफ तक फासला, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की केस में हम उसको फाई से जाहिर करेंगे। ये आप देख रहे हैं इस फाई से, यानी एम्पलीट्यूड जो कि हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में एम्पलीट्यूड निकालते हैं, यानी किसी भी वेव का हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत में हम इसको फाई से इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को हल करने के बाद क्या हमें मिल जाते हैं, आप इस इक्वेशन को आगे अगर आप जाएंगे तो इस तरह का ये इक्वेशन बड़ा हो जाएगा। इसको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह हमें जो आंसर मिलेगा, हमें 1 2 यानी -1 इस तरह के हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यानी ये एक x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 1 है। तो इस कोऑर्डिनेट से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, कोऑर्डिनेट क्या है, यानी पोजीशन हमें बताएगा। फॉर एग्जांपल कोई जहाज़ अगर जा रहा होता है तो वो अपनी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के बारे में से बताता है कि मैं x एक्सिस पे इतना हूँ, y एक्सिस पे हूँ या z एक्सिस पे हूँ। तो इसी तरीके से इस फार्मूले के ज़रिए क्या हो जाता है जी, हमें कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल z एक्सिस पे इसकी वैल्यू, x एक्सिस पे वैल्यू 1 है और y एक्सिस पे 2 है और z एक्सिस पे -1 है। यानी फिर हमें पता चल जाएगा, कोऑर्डिनेट हमें क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x y और z, इस इक्वेशन के बाद जो हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी और वही कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें क्या बताएगी, हमें उन जगहों के बारे में बताएगी, एटम के चारों तरफ जो जगह मौजूद हैं या एटम के अंदर कहीं पे भी वो जगह मौजूद है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रहने के इम्कानात, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जी, मैक्सिमम हो, इलेक्ट्रॉन के रहने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो। वो हमें इन कोऑर्डिनेट से ही पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, और उसी को उसने ऑर्बिटल का नाम दिया। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है हमें किसके बारे में बताएंगे, बिल्कुल हमें ऑर्बिटल्स में ही के बारे में बताएंगे। ऑर्बिटल्स क्या होती है, ऑर्बिटल वो जगह होते हैं एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन के रहने की पॉसिबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है। वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के रहने के इम्कान बहुत ज़्यादा हों उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे। ये क्या है ऑर्बिटल, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन के रहने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलें। तो अब हम अपने बुक से इस लाइन को समझ सकते हैं, इस पूरे क्या कहते हैं इसको ड्रिंगर एटॉमिक मॉडल के बारे में फर्दर हम जो है इसको अब जानते हैं या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन 1926 एरवन स्क्रोडिंगर एंड ऑस्ट्रेलियन फिजिस्ट टुक बोहर एटॉमिक मॉडल वन स्टेप फॉरवर्ड। तो सबसे पहले 1926 के अंदर स्क्रोडिंगर और एक और जो था ऑस्ट्रेलियन, क्या था जी, एन ऑस्ट्रेलियन यानी ऑस्ट्रेलिया का एक फिजिस्ट था, उन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल को एक कदम आगे बढ़ाया। स्क्रोडिंगर ने क्या किया, यूज मैथमेटिकल इक्वेशन, मैंने आपको ये मैथमेटिकल इक्वेशन बता दी ये वाली, ठीक है जी। इसने क्या किया, इस मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए क्या किया जी, इस मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए उसने डिस्क्राइब किया, भाई किस चीज़ को डिस्क्राइब किया, उसने द लाइकहुड ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन पोजीशन। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह
ऐसी कुछ जगह उसने बताई, उस मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए उसने ऐसी जगह बताई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रहने के इम्कानात हो सकते हैं, यानी लाइकहुड का मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। दिस एटॉमिक मॉडल इज़ नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसी मॉडल को हम क्या कह सकते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी हम इसी इक्वेशन को कह सकते हैं। यानी जो आपका स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है जी? इसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कह सकते हैं। यानी स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल का दूसरा नाम ये है। अच्छा जी, स्क्रोडिंगर मॉडल इज जस्ट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। आपको पता है कि वो जस्ट इम्प्रूवमेंट थी बोहर एटॉमिक मॉडल की। ही टुक एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो बोहर ने भी हाइड्रोजन के एटम को लिया था, इसने भी हाइड्रोजन के एटम को लिया। बिकॉज इट हैज़ अ वन प्रोटॉन। क्यों लिया? क्योंकि सिंपल है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ही प्रूव्ड मैथमेटिकली, तो मैंने पहले आपको बताया, इक्वेशन आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि इसने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन डिफरेंट पोजीशन। इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ पोजीशन में पाया जा सकता है। कहाँ पे भाई? एटम के अंदर, न्यूक्लियस के कहीं भी पाया जा सकता है। डिटरमाइन बाय द प्रोबेबिलिटी। ये हम नहीं बता सकते कि वो किस जगह पे, यानी एक फिक्स पोजीशन हम नहीं बता सकते, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, यानी चांस हमारे पास है। यानी उस इलाके में इलेक्ट्रॉन 90% या 95% उस इलाके को, उस जगह को हम बता सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रहने की इम्कानात ज़्यादा हैं। आगे जी, अब इसके ये पोस्टुलेट हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल की कुछ चीज़ें हैं। द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम कैन बी फाइंड इन अ वेरियस लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस। वही बात बार बार रिपीट की जा रही। ही फाउंड इलेक्ट्रॉन आर इन ऑर्बिट एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है और कैसे हैं, यानी उन जगहों को जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं उनको उसने कहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी ऑर्बिट के अंदर जिन जगहों पे वो हैं उनको इसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आगे चलें। Each subshell is an orbit have different shape which determine the presence of electron। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने की जो लाइन स्पेक्ट्रम बनी थी, हाइड्रोजन से जो स्पेक्ट्रम बना था वो लाइन स्पेक्ट्रम बनी थी। लेकिन यहाँ पे स्टार इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को क्या किया गया? एक्सप्लेन बोहर नहीं कर पाया, क्योंकि जब एक लाइन के करीब हम मैग्नेटिक फील्ड ला रहे थे तो वो एक लाइन बहुत सारे लाइनों में, छोटे छोटे लाइनों में तब्दील हो रही थी। जो एक लाइन थी उसको तो बोहर ने कहा कि ये तो ऑर्बिट हैं, ये तो शेल हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जब उस एक लाइन को क्या कर रही थी, वो तकसीम कर रही थी और लाइनों में, तो इससे स्क्रोडिंगर ने ये अंदाज़ा लगाया कि दरअसल ये जो एक लाइन है ये शेल हैं, और जब ये एक लाइन बहुत सारे छोटे लाइनों में तब्दील हो रहे हैं ये इसके सब शेल हैं। यानी यहाँ से स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया? स्क्रोडिंगर ने एक्सप्लेन करके दिखाया। आगे चलते हैं, हम अपने जो बुक की लाइनें हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब सब शेल का आ गया, यानी जो एटम के गिर्द क्या होते हैं, बोहर ने कहा था कि एटम के गिर्द क्या होते हैं जी? शेल होते हैं, जिनकी फिक्स क्या होती है? एनर्जी होती है, वो फिक्स्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात सामने आ गई कि ऐसा नहीं है। अब उस शेल के अंदर और भी शेल हैं जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे शेल हैं जिसको हम सब शेल कहते हैं। ठीक है जी, यानी शेल के अंदर क्या है जी? सब शेल हैं।
जिसके मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, विच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का बताते हैं। यानी शेल के अंदर सब शेल हमें इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का बताते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलें। डिफरेंट सबशेल ऑफ ऑर्बिटल्स आर नेम एज। अब ये जो सबशेल हैं, ये सबशेल जो मुख्तलिफ सबशेल हैं, किसके हैं जी? ऑर्बिटल्स के हैं। अब फर्दर जो आपके सबशेल हैं उनके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, आर नेम एज। सबसे पहले जो सबशेल हैं वो कौन कौन से हैं? एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी सबशेल है और एफ सबशेल है। यानी जो शेल है उसके अंदर सबशेल मौजूद हैं, एस, पी, डी और एफ। 4 किस्म के सबशेल मौजूद हैं जिनका मुख्तलिफ क्या है जी? शेप है। एस कैसा है? अच्छा, उसके बाद जो आपका एस सबशेल है, उस एस सबशेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। पी शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। डी शेल के अंदर भी ऑर्बिटल मौजूद हैं। एफ शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। और ऑर्बिटल्स कौन सी जगह हैं? ऑर्बिटल्स वो जगह हैं जहां पर स्क्रोडिंगर ने हमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन के रहने की पॉसिबिलिटी बहुत मैक्सिमम है। यानी वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन 90% या इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ हमारे घर में एक हमारा घर है और उसमें बैठक भी है और उसमें और भी कमरे हैं, लेकिन एक ऐसा कमरा है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ, तो ये ऑर्बिटल वो जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, ज़्यादा देर रहते हैं। लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते, 100% नहीं बता सकते। हम क्या कह सकते हैं? हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, इम्कान जाहिर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ? अब जो आपके शेल हैं, शेल के अंदर सब शेल हैं और सब शेल एस, पी, डी और एफ हैं, और इन सब शेल के अंदर जो हैं वो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। और वो ऑर्बिटल भी, उन ऑर्बिटल्स का नाम भी क्या है जी? उन ऑर्बिटल का नाम भी एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। यानी सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं उनका नाम भी एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। यहाँ पे थोड़े से उसने डिफरेंट शेप भी बताया है। एस ऑर्बिटल क्या है जी? वो स्पेरिकल शेप का है, बिल्कुल गोल है। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का है, डम्बल यानी डम्बल नहीं होता जैसे वो जेम के अंदर डम्बल होता है, इस तरह का शेप है। मैं आपको ये इस तरह का शेप, इस तरह का, ठीक है जी, डम्बल शेप है। और उसके बाद द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द शेल। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर के शेल की बात करूं, के शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जी? के शेल के अंदर जस्ट एक सब शेल होता है, दैट इज कॉल्ड एस, और उसके अंदर जस्ट 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं एस। उसके बाद के बाद जो आपका एल शेल है, एल शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जी? एल शेल के अंदर ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं 2, एक एस ऑर्बिटल यानी एस और एक पी ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो के अंदर क्या होते हैं जी? के शेल के अंदर सब शेल भी होंगे, तो सब शेल कितने के अंदर? वो भी के अंदर जो सब शेल होंगे वो 2 होंगे। ठीक है जी, एक जो है उसके, और उसके अंदर क्या होंगे जी? ऑर्बिटल होंगे, और ऑर्बिटल कितने होंगे? एस और पी। तो इसी तरह द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द एनर्जी ऑफ द सेल। कितने ऑर्बिटल और कितने जो हैं वो क्या हों जी? एनर्जी, वो शेल की एनर्जी पे डिपेंड करता है। यानी जितनी शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी उतने उसमें ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे। इस लाइन का मकसद यही है कि
जो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, फर्स्ट शेल में डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, सेकंड में और डिफरेंट होंगे, यानी नंबर और काइंड जो है वो डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द सेल। आपको पता है कि फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम, फिर उसके बाद सेकंड शेल की उससे ज़्यादा, थर्ड पे उसके ज़्यादा, फोर्थ उससे ज़्यादा, फिफ्थ उससे ज़्यादा। तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी काइंड और ऑर्बिटल भी बढ़ते जाएंगे। अब लास्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, probability of the finding an electron within a certain volume and space surrounding the nucleus can be represented by as a fuzzy cloud। ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होंगे, यानी ऑर्बिटल जो है उसको हम क्या कहते हैं, एक क्लाउड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फुजी क्लाउड कहते हैं। इफ़ द क्लाउड इज़ डेंसर, अगर क्लाउड डेंसर है तो मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और अगर वो डेंसर नहीं है तो कम है। इसी को, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है जी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड है वो पहले हम पढ़ चुके हैं, उसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। डिटेल एंड मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो यहाँ पे आप एक बात सोच रहे होंगे कि हमने ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं की, इस इक्वेशन के बारे में। तो ये इक्वेशन अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशन, और हम कैसे इससे कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी, कैसे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का हमें पता चलता है कि वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी ज़्यादा है, उन जगहों का हमें कैसे पता चलता है। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं हम क्या करेंगे, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इतना याद होना चाहिए कि ये स्क्रोडिंगर का इक्वेशन है। इस इक्वेशन के ज़रिए हम वैल्यू निकालते हैं, और उन वैल्यू के ज़रिए हम क्या करते हैं जी, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के वो जगह, उन जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है जी, इम्कान बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसको हम मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन के ज़रिए। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो उम्मीद है कि आपको स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल या स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।